हेलो दोस्तों, मैं रंजन स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल आरकेपी कोचिंग सेंटर पे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 जीएसईआरटी साइंस चैप्टर 5 जंतुओं में जनन का सलूशन लेकर आया हूं। तो दोस्तों इससे पहले के वीडियोस में मैंने पाठ 1 से लेकर 4 तक के सारे प्रश्न उत्तर को कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न दिया हुआ है, सही विकल्प का चयन कीजिए। आंतरिक निषेचन कहाँ होता है? क मादा शरीर में, ख मादा शरीर के बाहर, ग नर शरीर में, घ नर शरीर से बाहर। तो दोस्तों आंतरिक निषेचन की क्रिया जो होती है वो मादा शरीर के अंदर फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो यहाँ पे आपका क ऑप्शन जो है मादा शरीर में, वो आपका सही हो जाएगा। दूसरे नंबर का प्रश्न है, हाइड्रा में जनन की विधि है। हाइड्रा में जनन किस विधि द्वारा होता है दोस्तों? तो हाइड्रा में जनन मुकुलन विधि द्वारा होता है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन ख है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे जो भी ऑप्शन सही है उन्हें मैं ग्रीन कलर के टेक्स्ट से हाईलाइट किया हूँ दोस्तों। तीसरे नंबर का प्रश्न है, मादा युग्मनज तथा नर युग्मनज की संयोजन की विधि कहलाती है। तो दोस्तों यहाँ पे युग्मनज की जगह पे युग्मक होना चाहिए, क्योंकि दोनों जब मादा युग्मक और नर युग्मक मिल जाते हैं तो उनके मिलने के बाद जो निषेचन के बाद जो क्रिया होती है उसको बोला जाता है दोस्तों युग्मनज। तो यहाँ पे युग्मक होना चाहिए। तो कहाँ यहाँ पूछा जा रहा है कि मादा युग्मक तथा नर युग्मक की संयोजन की विधि क्या कहलाती है? जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें निषेचन कहा जाता है दोस्तों। ठीक है। अब चौथे नंबर का प्रश्न, एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है। तो एक युग्मनज में दोस्तों एक ही केंद्रक पाए जाते हैं। पाँचवें नंबर पे है, एक टैडपोल, टैडपोल बोलते हैं दोस्तों मेढक के बच्चे को। तो एक टैडपोल जिस प्रकार वयस्क मेढक के रूप में विकसित होता है उसे क्या कहा जाता है? इसका कहने का मतलब है दोस्तों कि एक जो टैडपोल है, छोटा बच्चा है मेढक का, जब छोटा बच्चा से जब बड़ा बच्चा बनता है, उस किस प्रक्रिया द्वारा बनता है, कैसे बनता है? तो उसे कायांतरण कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पे छठे नंबर का प्रश्न है, द्विखंडन द्वारा जनन निम्न में से किस में होता है? तो इसमें बताना है कि किन इनमें निम्नलिखित जो दिया हुआ है उनमें से किन में द्विखंडन की क्रिया द्वारा जनन होता है। तो यहाँ पे जो अमीबा है, अमीबा में द्विखंडन द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों। तो अमीबा ही एक ऐसा जीव है जिसमें द्विखंडन द्वारा जनन की क्रिया संपन्न होती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अब दूसरे नंबर का प्रश्न है दोस्तों, सही कथन के आगे सही का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पे 5 कथन दिए हुए हैं। अब इनमें से जो सही है उन्हें सही का चिन्ह लगाना है, जो गलत है उन पे गलत का चिन्ह लगाना है। तो यहाँ पे पहला कथन है, शुक्राणु वृषण कोशिका में परिपक्व होते हैं। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि शुक्राणु जो होते हैं नर जनन अंग का एक भाग है वृषण, तो उसी में शुक्राणु जो है परिपक्व होते हैं। दूसरे नंबर में मेढक में बाह्य निषेचन की क्रिया होता है। तो यहाँ पे सही है, मेढक में जो होता है बाह्य निषेचन होता है। तीसरे नंबर में अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है। नहीं दोस्तों, अमीबा में मुकुलन द्वारा जनन नहीं होता, यह असत्य है, क्योंकि अमीबा में द्विखंडन द्वारा जनन की क्रिया संपन्न होती है। चौथे नंबर का प्रश्न है, निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि निषेचन के परिमाण स्वरूप, मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि निषेचन के परिमाण स्वरूप जो है युग्मनज बनता है। पाँचवें नंबर का प्रश्न है, भ्रूण एक, यहाँ पे भ्रूण लिखा जाता है दोस्तों, यहाँ पे गलत मिसटाइपिंग हो गया है। तो भ्रूण एक एकल कोशिका का बना होता है। तो ये बिल्कुल सही है, भ्रूण जो है एक एकल कोशिका का बना होता है। तो दोस्तों अब तीसरे नंबर का प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो दोस्तों जहाँ भी रिक्त स्थान थे मैंने उन्हें वहाँ पे ब्लू कलर के टेक्स्ट से फिलअप कर दिया है दोस्तों। तो पहला है, जंतुओं के नर युग्मक कहलाते हैं। तो क्या कहा जाता है दोस्तों? जंतुओं के नर युग्मक जो होते हैं उन्हें शुक्राणु कहा जाता है। दूसरा है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन से बनते हैं। तो अभी हमने ऊपर भी देखा था कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन से युग्मनज बनते हैं दोस्तों। तीसरे नंबर पे है, युग्मनज विकसित होकर क्या बनते हैं दोस्तों? तो विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करते हैं। चौथे नंबर पे है, टैडपोल का मेढक में रूपांतरण कहलाता है। तो टैडपोल का मेढक में रूपांतरण की क्रिया जो होता है वो कायांतरण कहलाता है। पाँचवें नंबर पे, मनुष्य में आंतरिक निषेचन होता है। मनुष्य में किस प्रकार का निषेचन होता है दोस्तों? आंतरिक निषेचन होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे चौथे नंबर का प्रश्न है, मनुष्यों में शुक्राणु एवं अंडाणु के संयोजन को चित्र द्वारा दर्शाते हुए निषेचन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे मैंने चित्र को दर्शा दिया है दोस्तों। अब आप भी इस तरह से चित्र को दर्शा लेंगे और इसका उत्तर लिखेंगे। जनन प्रक्रम का पहला चरण निषेचन है, जिसमें मादा का अंडाणु और नर का शुक्राणु का संयोजन होता है। अंडाणु और शुक्राणु के संलयन को निषेचन कहते हैं। निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। यही युग्मनज विकसित होकर जीव का निर्माण करते हैं।
तो 5वें नंबर का प्रश्न है, सजीवों में जनन क्यों महत्वपूर्ण है, समझाइए। तो इसका उत्तर है, सभी जीवों की उत्तरजीविता के लिए जनन आवश्यक है। जनन किसी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सजीवों में जनन का विशेष महत्व है, क्योंकि यह एक जैसे जीवों की पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता को बनाए रखना सुनिश्चित करता है। अब 6ठे नंबर का प्रश्न है, आंतरिक निषेचन एवं बाह्य निषेचन में क्या अंतर है। इसका उत्तर है दोस्तों, आंतरिक निषेचन में अंडाणु एवं शुक्राणु का संलयन मादा शरीर के अंदर होता है, जैसे गाय, कुत्ता, मनुष्य आदि। जबकि बाह्य निषेचन में निषेचन की क्रिया शरीर से बाहर जल में होता है, जैसे मछली, स्टारफिश आदि। अब 7वें नंबर का प्रश्न है दोस्तों, अलैंगिक जनन क्या है। तो इसका उत्तर है, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें अकेला जीव ही अपने जैसे नए संतति को उत्पन्न करता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है। 8वें नंबर का प्रश्न है दोस्तों, जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है, पहला विधि देख रहे हैं दोस्तों, मुकुलन। तो इसमें मुकुल का आकार बढ़ता है और जल्द ही मुकुल के सिरे पर प्रवर्धन जैसी कुछ रचनाएं निकल आती हैं। अंत में मुकुल टूटकर जनक के सिरे से अलग हो जाती है। इस प्रकार के अलैंगिक जनन मुकुलन कहलाता है, जैसे हाइड्रा। अलैंगिक जनन की दूसरी विधि है दोस्तों, द्विखंडन। वैसा अलैंगिक जनन जिसमें एक जीव विभाजित होकर 2 संतति उत्पन्न करता है, जैसे अमीबा। अब देखते हैं दोस्तों 9वें नंबर का प्रश्न, जिसमें कहा जा रहा है कि माता के गर्भ में शिशु के विकास की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है दोस्तों, निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज बनता है, जो विकसित होकर भ्रूण में बदल जाता है। युग्मनज का लगातार विभाजन होता है। इसके फलस्वरूप कोशिकाएं समूहकृत होने लगती है। यही विभिन्न ऊतकों एवं अंगों में परिवर्धित हो जाती है। इस विकसित संरचना को भ्रूण कहते हैं। गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता है। धीरे धीरे विभिन्न शारीरिक अंग, हाथ, पैर, सिर, आँखें इत्यादि विकसित हो जाते हैं। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक अंगों की पहचान हो सके गर्भ कहलाता है। जब गर्भ का विकास पूर्ण हो जाता है, तब नवजात शिशु का जन्म होता है। अब 10वें नंबर का प्रश्न है दोस्तों, 2 जंतु हैं जिसमें पहले में बाह्य निषेचन होता है और दूसरे में आंतरिक निषेचन। साथ ही पहला अंडा देता है तथा दूसरा सीधे ही शिशु को जन्म देता है। अब उत्तर दीजिए। दोस्तों, चूंकि पहला जंतु जो है अंडा देता है और अंडे देने वाले जंतु को अंडप्रजक कहा जाता है, इसलिए यह जंतु भी है, अंडप्रजक कहा जाएगा। दूसरे नंबर का प्रश्न है, पहले जंतु के 2 उदाहरण दीजिए। तो यानी कि अंडप्रजक के 2 उदाहरण देना है, वैसे जीव का उदाहरण देना है जो अंडे देता है। तो जैसे कि मछली, मेढक, तो ये क्या है, अंडे देने वाले जीव हैं। तीसरे नंबर का प्रश्न है, दूसरे जंतु को किस प्रकार का जंतु कहा जाएगा। तो दूसरे जंतु का जो उदाहरण था, यहाँ पे कहा गया था कि शिशु को जन्म देता है, तो शिशु को जन्म देने वाले जीव को हम जरायुज कहते हैं। तो उस जीव को भी हम जरायुज कहेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और ऐसे ही नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।